हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन पाल और स्वागत है एक बार फिर से सुपर आर्टेक्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है वैदिक कालीन समाज के ऊपर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यकीन मानिए आज इस वीडियो में आपको बहुत से ऐतिहासिक तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। वैदिक कालीन समय के सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म लेने वाला कुल था। मतलब साफ है, समाज कुछ विशेष वर्गों में बंट चुका था। फैक्ट नंबर 2 है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। अब इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में सबसे पहले एक परिवार और फिर कई सारे परिवार और समुदाय मिलकर समाज को बनाते हैं। नेक्स्ट है, परिवार के मुखिया को कुलुप या गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल पितृसत्तात्मक था, लेकिन नारी को माता के रूप में सम्मान प्राप्त था। फ्रेंड्स, यहां याद करो कि मैंने पिछले वीडियो में हड़प्पाई समाज को मातृसत्तात्मक बताया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में पुत्र को ही पैतृक यानी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। इसमें पुत्री यानी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, स्त्रियां अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। फ्रेंड्स, ये फैक्ट वैसे ही लागू होता है जैसे भगवान श्री राम ने सीता जी के न होने पर उनकी मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन समाज में संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की प्रथा थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की वृद्धता थी, यानी जितना बड़ा परिवार होगा उसे उतना ही संपन्न यानी अच्छा माना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल उसी काल को कहा जाता है जब ऋग्वेद जैसे उत्तम ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह हमें साफ दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं यानी हाथों से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगा और वो ये है कि आपने प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। इनका जन्म यूनान में लगभग 428 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो ने भी बिल्कुल ऐसे ही अपने यूनानी समाज को वर्गीकरण करने की सलाह दी, जिसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोगों ने राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना, क्योंकि अक्सर लोग प्लेटो के इस सिद्धांत को बड़े गर्व और सम्मान देते हुए बताते हैं, लेकिन अपने ही भारतीय सिद्धांत को ठुकरा देते हैं, ये बोलकर कि इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि प्लेटो ने इसको ही यूनानी शिक्षा का आधार बनाया, जो आज पश्चिमी जगत में काफी लोकप्रिय है। फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस स्पेशल टॉपिक पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा, लेकिन ये तब करूंगा जब लगभग 100 कमेंट आएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ रंग के अर्थ में भी लिया गया है। वास्तव में वर्ण शब्द व्यवसाय के लिए या अलग अलग वर्गों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व और आंग्रीस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों ने ही रचा है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत यानी लास्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। इसके साथ ही उस समय अंतर जाति विवाह भी होते थे। मतलब साफ है, उस समय व्यक्ति जाति से बाहर भी विवाह कर सकता था। नेक्स्ट है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता था यानी जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में
पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में पुनर्विवाह भी होते थे। जैसे यदि कोई स्त्री विधवा हो गई तो वह अपने देवर या अन्य किसी भी पुरुष से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट है, अर्धांगिनी शब्द जो कि पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है, कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य सामग्री उसे दिया जाता था उसे वैतु कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उन्हें वैदिक ग्रंथों के पाठ का अध्ययन करवाए जाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में पुत्रियों यानी बेटियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था तथा उन्हें भी यज्ञ करने का अधिकार था। और यज्ञ का प्रमाण हमें रामायण की उस घटना से भी मिल जाता है जब माता सीता 1000 कमल के फूलों से यज्ञ करती हैं ताकि वह लवकुश को अपने पिता यानी श्री राम जी से भेंट करवा सकें, जिसके संपन्न होने पर लवकुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लेते हैं और फिर वह स्थिति आती है जब श्री राम जी और लवकुश आमने सामने होते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऐसे बहुत से शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख किया गया है जिनको विदुषी या ऋषि भी कहा जाता था। कुछ विदुषियों के नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा आदि। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन ज्यादातर शाकाहारी थे परंतु खास अवसरों पर मांस का भी प्रयोग करते थे। ये लोग पेय पदार्थों में सोमरस का प्रयोग भी करते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था, मतलब जिसे ना मारा जाए यानी ना मारने योग्य। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन लोग सूती, ऊनी तथा मृग चर्म के बने हुए वस्त्र धारण करते थे। एंड द लास्ट इज दैट, ऋग्वेद के चौथे मंडल में नरक की भी कल्पना की गई है जिसमें एक अंधकूप यानी ब्लैक होल जैसी किसी चीज का वर्णन मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उत्तर वैदिक कालीन समाज के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।